हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं गौरव गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स टेस्ट है वो दृष्टि के द्वारा जो बनाए गए हैं उसमें टेस्ट नंबर 9 को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो बताया गया है, सीआरटी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है। यह ऑप्शन दिया हुआ है क्षय रोग उपचार, कैंसर उपचार, हृदय रोग और तंत्रिका संबंधी विकार। आप लोगों को बताना है CAR-T सेल थेरेपी जो होती है वो इनमें से किससे संबंधित होती है। तो गाइस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। CAR-T सेल थेरेपी जो होती है वो आपका कैंसर उपचार के लिए उपयोग की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, कैसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से, अंतरिक्ष मलबे का संगठन से, वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव से या फिर उष्णकटिबंधीय बीमारी का प्रकोप से। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा कैसलर सिंड्रोम। ये जो है अंतरिक्ष मलबे का संगठन करने में उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्राई एसिस जो है और क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी का उल्लेखित संदर्भ है कृषि जैव प्रौद्योगिकी में, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, चिकित्सा निदान में या वन्यजीव संरक्षण के प्रयास में। तो इसका जो गाइस राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी भी पेटेंट मालिक के सहमति के बिना पेटेंट किए गए उत्पाद और प्रतिक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन है, यह ट्रिप्स अनुबंध के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तीसरा है, ट्रिप्स समझौता विशेष रूप से अनिवार्य लाइसेंसिंग को उचित ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले कारणों को सूचीबद्ध करता है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 कथन जो हैं इसमें बिल्कुल ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समग्र ब्रह्मांड में समय की यांत्रिकी एक समान कार्य करती है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है और अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों ही, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित वन हेल्थ पद निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। एक दृष्टि जो मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य पशुओं एवं हमारे साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य से निकटता से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है, एक दर्शन जो मानव तथा पशु स्वास्थ्य को पृथक करने की वकालत करता है एवं पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों की उपेक्षा करता है। तीसरा है, एक लौकिक दर्शन जिसके अनुसार स्वास्थ्य आकाशीय पिंडों के संरेखण से निर्धारित होता है तथा इसका पशुओं अथवा पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक ऐसी रणनीति जो पशुओं तथा पर्यावरण के साथ संबंधों को नजरअंदाज करते हुए केवल मनुष्यों में संक्रामक रोगों का समाधान करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, एक दृष्टिकोण जो मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य पशुओं एवं हमारे साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य से निकटता से संबंधित होता है। ये इसका वन हेल्थ का जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है। दूसरा है, क्वांटम कुंजी वितरण यानी क्वांटम कुंजी वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें क्वांटम कुंजी वितरण जो है डेटा ट्रांसफर करने हेतु फोटान का उपयोग करके कार्य करता है। क्वांटम कुंजी वितरण एन्क्रिप्शन को आमतौर पर इसके फोटान आधारित ट्रांसमिशन के आधार कारण अभेद्य माना जाता है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो है आपका 1 और 2 दोनों ही इसमें रहेंगे, राइट आंसर रहेंगे। फिर बताया गया है, बोस आइंस्टीन संघनित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बोस आइंस्टीन है उसके ऊपर आपको विचार करना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा के बाद यह पदार्थ की 5वीं प्राकृतिक अवस्था होती है बोस आइंस्टीन। फिर है दूसरा ऑप्शन, इसका निर्माण अत्यधिक उच्च तापमान पर होता है। इसमें सुपर फ्लूइड के कई गुण होते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, केवल ऑप्शन 1 ही आपका इसमें सही बताया गया है। कथन 1 ही जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित आयरन डोम क्या होता है। जो आयरन डोम शब्द होता है जो समाचारों में अक्सर चर्चा में रहता है, ये आपको बताना क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पनडुब्बी प्रणोदन तकनीकी है, साइबर सुरक्षा संक्रमण संरक्षण है या वायु रक्षा प्रणाली है या फिर सीमा दीवार किलेबंदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वायु रक्षा प्रणाली जो है ये आयरन डोम होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि आगे आपका इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सलरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB ने यह योजना प्रारंभ की है। दूसरा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। अब इसमें आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। फिर पूछा गया है, OSIRIS रेक्स और REX मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्रित करने वाला यह पहला अमेरिकी मिशन है। इसने क्षुद्र ग्रह रुगियो से नमूना सामग्री सफलतापूर्वक एकत्रित किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल इसका राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही के जन समाचारों में उल्लेखित INS विक्रांत का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। उभयचर युद्धपोत है, परमाणु संचालित पनडुब्बी है, टारपीडो लॉन्च और रिकवरी पोत है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया विमान पोत वाहक पोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राफीन अनुसंधान और व्यवसायीकरण के बीच अंतर को समाप्त करना है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो रहेगा ये इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया है, ग्लूकोसाइनोलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्बन एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का एक समूह है जो सरसों के उत्पादों को विशिष्ट मिठास देने में सही योगदान देता है। दूसरा पॉइंट है, यह पौधों को आक्रामक रोगजनकों तथा पशुओं से बचाता है। तीसरा ऑप्शन है, उच्च ग्लूकोसाइनोलेट्स पशुओं में गलगंड और आंतरिक अंग असामान्यताओं का कारण बनता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो है, इसमें 2 कथन जो रहेंगे बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम आयुष्मान भारत की माइक्रोसाइट परियोजना को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही रहेगा, यानी ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना PRIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना है। योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 5 वर्ष की रखी गई है। निगरानी और मूल्यांकन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका जो गाइस राइट आंसर हो जाएगा, सभी तीनों कथन जो हैं इसमें बिल्कुल ही सही रहेंगे। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो जो आगे हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अनुकूलित विमोचन यान है जिसका इंजन 3D मुद्रित तथा ठोस प्रणोदक प्रकृति का है। गाइड रेल से विमोचित होने वाले पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत यह लंबवत रूप से उड़ान भरेगा एवं एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करेगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर जो है केवल 2 वाला जो रहेगा ये बिल्कुल सही होगा। यह पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत एवं लंबित रूप से उड़ान भरेगा, यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करेगा। फिर पूछा गया है, निराक्षी निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ रूप से संदर्भित करता है। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को, क्लाउड सेवाओं को, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को या अपतटीय गश्ती पोत को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। फिर पूछा गया है, रीयूज्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी RISCV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अंतिम अनुप्रयोगों को लक्षित करने वाले कस्टम प्रोसेसर के विकास के लिए किया जाता है। ये प्रोसेसर परिपेध्य वस्तुओं यानी IoT, स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव एवं एरोस्पेस आदि से बहुमुखी रूप से अनुप्रयोगी होते हैं।
इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही इसके ऑप्शन सही रहेंगे। फिर पूछा गया है विधिक और राजनीतिक प्रथाओं के संदर्भ में फोरम शॉपिंग का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। किसी विधिक मामले में के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्राधिकार खोजने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा अपनाई गई एक रणनीति होती है। वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की एक राजनयिक प्रथा होती है। विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए एक ऑनलाइन मंच होता है, या नीतिगत विषयों पर जनता की राय जानने के लिए राजनीतिक मुद्दों दलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक विधि होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, किसी विधिक मामले के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्राधिकार खोजने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा अपनाई गई एक रणनीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर पूछा गया है कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी अहर्त माना जाएगा होगा यदि वह कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ना तो 1 ना तो 2। ये दोनों ही गलत रहेंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। फिर पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फिर है काका कालेलकर आयोग पिछड़े वर्गों के लिए गठित पहला आयोग था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन इसमें सही है। फिर पूछा गया है प्रतिकूल अधिकरण की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधारणा का उद्देश्य भूमि स्वामित्व पर लंबे समय से चले आ रहे संदेह को रोकना है। भारत में 30 वर्ष से अधिक समय तक सरकारी भूमि को अधिग्रहित करने वाला कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी बन सकता है। इसका जो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। फिर है मेयोन ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी और कैबेलियन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या मैक्सिको। इसका जो राइट आंसर है ये सभी जो है फिलीपींस में स्थित हैं। आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की गई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सत्याग्रह के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय गणराज्य स्थापित करना था। फिर है काकोरी ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सही है। फिर पूछा गया है राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 41 के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। फिर बताना है आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको भौगोलिक उपदर्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य है। प्रमाणन यानी GI टैग, और बताना है कौन कौन सा किस राज्य से है। तो गाइस धातु शिल्प जो है ये आपका मध्य प्रदेश बताया गया है। इसमें उस्ता कला जो है राजस्थान बताया गया है। बेम्बिका जो है नागालैंड बताया गया है। और इसमें पूछा गया है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ धातु शिल्प जो है ये सही सुमेलित है, बाकी दोनों ही गलत हैं। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIXI एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन है भारत में नेट न्यूट्रलिटी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सॉफ्ट टच दिशा निर्देश समाचार प्रकाशकों तथा डिजिटल मीडिया पर ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्मों के लिए जारी किए जाते हैं। इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है वो सही होगा। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वैभव योजना के प्रारंभिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें पहला ऑप्शन है विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है भारतीय प्रवासियों एवं भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच
सहयोग को सुविधाजनक बनाना। चौथा ऑप्शन है भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रवासियों एवं भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधाजनक को बनाना है। फिर है कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का लिपिड है जो मानव शरीर के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होता है। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि इसमें धमनी में रुकावट हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कम घनत्व वाले लियोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल के निष्कर्षण में सहायता प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है उच्च घनत्व वाले लियोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर हृदय रोगों के बढ़ते खतरे को दर्शाता है। इसमें पूछा गया है कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है केवल एक कथन इसमें सही है, बाकी सभी गलत हैं। फिर बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति स्थिर आर्थिक वृद्धि, बढ़ती हुई महंगाई और अर्थव्यवस्था का विस्तार उपयुक्त में से कितने अर्थव्यवस्था के गोल्डी लॉक्स परिदृश्य का वर्णन करते हैं। इसमें आपको गोल्डी लॉक्स जो है उसके बारे में बताना है। इसमें कितने कथन सही हैं, तो इसमें केवल 2 कथन सही बताए गए हैं। फिर ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह प्रथा है जिसमें कंपनियां और सरकार सभी प्रकार की गतिविधियों को जलवायु अनुकूल के रूप में चिन्हित करती हैं जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी अथवा उत्सर्जन से बचा जा सकेगा। इससे कार्बन समायोजन, बाजार में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है। इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है सभी तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही हैं। फिर पूछा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी होता है। यह राजस्थान एवं गुजरात का राजकीय पक्षी भी है। IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इसे संकटग्रस्त स्थिति प्राप्त है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्क घास के मैदानों और झाड़ियों में निवास करता है। आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा केवल एक कथन जो है इसमें सही बताया गया है, बाकी सभी गलत हैं। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है विपरीत परिसंचरण सागरीय धाराओं के वैश्विक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो विश्व के महासागरों में ऊष्मा, कार्बन और पोषक तत्वों को पुनर्वितरित करता है। फिर कारण बताया गया है विपरीत परिसंचरण गहरे सागरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, सागरीय जीवन और उसकी पारिस्थितिक तंत्र को समर्थन भी करता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नंबर 1 है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं तथा कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। चौथा है कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो है कथन A सही किंतु कथन 2 जो है वो गलत रहेगा। हाल ही के जन समाचारों में देखा गया बेमेल घोषणा पत्र संबंधित होता है सतत विकास को बढ़ावा देने, वनों उन्मूलन को समाप्त करने के साथ निर्णय में मूल निवासी समुदायों की भागीदारी को शामिल करने के लिए एक रोड मैप, वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग एवं बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने की एक पहल, धन शोधन, संगठित अपराध और सीमा पार बहुराष्ट्रीय आर्थिक अपराध से निपटने के लिए एक संयुक्त प्रयास, मानव, पशु और पारिस्थितिक तंत्र आधारित सेवाओं को शामिल करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास को बढ़ावा देने, वनोन्मूलन को समाप्त करने के साथ निर्णयन के में मूल निवासी समुदायों की भागीदारी को शामिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे की परमीना माता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए भागीदार देशों को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से पारा वायु उत्सर्जित तथा कारीगर एवं छोटे पैमाने पर सोने के खनन से पारे के निष्कर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी संधि होता है। भारत इस संधि में शामिल है लेकिन अभी तक इसने अभिसमय का अनुमोदन नहीं किया है। तो गाइस इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं सही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। फिर आपका इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर
करौली बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका राजस्थान रहेगा। धौलपुर करौली जो है वो राजस्थान में पड़ता है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नामक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसने अभी जो है ICET नामक समझौता किया है। फिर पूछा गया निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। लीबिया, मिस्र, तुर्की, अल्बानिया, बुल्गारिया और मैसिडोनिया। उपयुक्त देशों में से कितने देश यूनान के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो यूनान के साथ में सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा केवल 4 ऑप्शन जो हैं वो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं स्थलबद्ध। निवेश के संदर्भ में BAA3, BBB, AAA एवं D पद का अर्थ है वर्णमाला मान जो किसी स्टॉक के उतार चढ़ाव से लेकर समग्र शेयर बाजार में बदलावों को मापते हैं। प्रणालीगत जोखिम के प्रकार जो वहां उत्पन्न होते हैं जहां सही बचाव संभव नहीं है। विमल जालान समिति द्वारा अनुशासित बैंकों की श्रेणियां कंपनियां, संगठनों और उद्यमों को एजेंसियों द्वारा दिए गए क्रेडिट रेटिंग के ग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनियों, संगठनों और उद्यमों को एजेंसियों द्वारा दिए गए क्रेडिट रेटिंग के ग्रेड। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्रारंभ किया गया था? कंपनी अधिनियम 2013, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कंपनी अधिनियम 2013। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्वरित अनुपात यानी एसिड टेस्ट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी कंपनी की सबसे अल्पकालिक परिसंपत्तियों की तुलना उसकी सबसे अल्पकालिक देनदारियों से करता है। 1.0 अथवा उससे कम का अनुपात इंगित करता है कि कंपनी अपने अल्पकालिक दायित्वों का भुगतान कर सकती है, जबकि 1.0 से अधिक का भुगतान इंगित करता है कि उन्हें भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है केवल एक सही है, बाकी दूसरा वाला गलत रहेगा। हाल ही में जन समाचारों में रहा नमोह 108 संदर्भित करता है पश्चिमी घाट में मिली छिपकली की एक नई प्रजाति। IIT मद्रास द्वारा विकसित एक आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल। मणिपुर में खोजी गई कमल की एक नई प्रजाति, एक प्रकार का विषाणु जो जीवाणुओं को मार सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा मणिपुर में खोजी गई प्रजाति जो है वो कमल की एक नई प्रजाति है जिसको नमोह 108 नाम दिया गया है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर विचार कीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। उपयुक्त में से कितने महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं? इसका जो राइट आंसर है केवल 2 रहेगा। इसमें 2 जो हैं वो महारत्न के दर्जे में शामिल हैं। फिर है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नेट USOF का वित्त पोषित है। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। USOF का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती मूल्य पर टेलीग्राफ सेवाएं प्रदान करना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसमें जो है आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर है सभी तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा गया है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कभी कभी जन समाचारों में देखा जाने वाला प्लग एंड प्ले मॉडल निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है किसी परियोजना को नीलामी के माध्यम से सौंपने से पहले सभी विनियामक मंजूरी दी जाएगी। दूसरा है जटिल वित्तीय व्युत्पत्तियों के साथ एक उच्च जोखिम वाली निवेश रणनीति होगी। तीसरा है एक अवधारणा जहां उपकरणों को नियम व्यवस्था प्रारूप के बिना संयोजित और उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 बताया गया है कई संबद्ध उपकरणों के साथ एक केंद्रीकृत प्रणाली। इसका राइट ऑप्शन रहेगा किसी परियोजना को नीलामी के माध्यम से सौंपने से पहले सभी विनियामक मंजूरी दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उचित और लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी मिलें किसानों को उनसे खरीदे गए गन्ने का भुगतान करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं। इसका भुगतान विक्रेता अथवा निविदाकार को गन्ने की सुपुर्दगी की तिथि से 14 दिन के भीतर किया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अनुदान का विवरण है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात एवं आयात शामिल है। सेवाओं के व्यापार में उपादान आय एवं गैर उपादान आय विनिमय को शामिल किया गया है। इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका राइट आंसर रहेगा सभी तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही हैं। फिर है, आधारभूत धन निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करती है? मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेशित धन वह धन जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। भारत की संचित निधि में हस्तांतरित धन धन जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाया जाता है। इसमें जो राइट आंसर है वो है मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेशित धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियत विनिमय दर सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की गई एक व्यवस्था है जो देश की आधिकारिक मुद्रा विनिमय दर को दूसरे देश की मुद्रा से जोड़ती है। नियत विनिमय दरों को स्वचालित संतुलन तंत्र द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन, समस्थानशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है केवल 2। फिर है, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन यानी TLTRO 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चल निधि सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह सुविधा बैंकों को रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से 5 से 10 वर्ष के लिए ऋण लेने की सुविधा देती है। इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को हेल्ड टू मैच्योरिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा इस ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, राष्ट्रीय आवास यानी NHB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक HPI राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। फिर है, मसाला बॉन्ड निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ये एक वित्तीय शब्द है जिसका उपयोग विविध निवेश पोर्टफोलियो के लिए किया जाता है। ये एक भारतीय इकाई द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं। ये विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार के अनुदान की एक श्रेणी है। ये एक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसी विदेशी संस्था द्वारा भारत में जारी किए गए डॉलर मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ये एक भारतीय इकाई द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो और ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा एक कमेंट भी प्यारा सा दें जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही सभी टेस्ट जो हैं प्रीलिम्स के वो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकूं। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI इन बॉन्डों का एकमात्र अधिकृत जारी करता है। सभी पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं। इन बॉन्डों की वैधता जारी होने की तिथि से 1 वर्ष होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका है ऑप्शन नंबर 1। केवल एक कथन इसमें जो है बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत रहेंगे। फिर है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात इस ढांचे में से निगरानी के प्रमुख क्षेत्र हैं। PCA फ्रेमवर्क भारत में परिचालित सभी बैंकों पर लागू होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही इसमें राइट रहेंगे। उभरते सितारे फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सह प्रायोजित है। इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक विनिर्माण और सेवा उद्योगों में निवेश करना है। इसमें जो है बताना है आपको कौन सा सही है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। फिर है पेमेंट्स बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य प्रीपेड उपकरण जारी कर सकते हैं। इनकी स्थापना नचिकेत मौर्य समिति की अनुशंसा पर की गई। इन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही ऋण देने की अनुमति होती है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका है केवल एक जो है इसमें बिल्कुल सही है। फिर पूछा गया है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। WPI में खाद्य पदार्थों की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यह उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति की निगरानी करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त में से 2 कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल प्रणालियों की बहुलता भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं में से एक रही है। फसल विविधीकरण हरित क्रांति के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है। भारत में चाय की कृषि व्यापक रूप से बागानी कृषि के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन है सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल 2 जो है ऑप्शन ये सही रहेगा। फिर आ जाइए कृषि सहायकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बाजार मूल्य एक निश्चित सीमा से कम हो जाता है तो मूल्य समर्थन सहायकी मुआवजा प्रदान करके कृषि आय को स्थिर करती है। उर्वरकों पर निविष्ट सहायकी के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायकी अप्रत्यक्ष सहायकी के रूप में होती है। विश्व व्यापार संगठन ने केवल प्रत्यक्ष सहायकी की मात्रा को सीमित किया है, अप्रत्यक्ष सहायकी को नहीं। इसमें बताना है कितने कथन सही हैं। इसका राइट आंसर रहेगा केवल 2 कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 जो है भारत की GDP वृद्धि और कृषि उत्पादन प्रभावशाली रहा है। हालांकि आबादी के गरीब वर्गों की भुखमरी की स्थिति भी अभी भी कायम है। कारण बताया गया है कृषि उत्पादन में अस्थिरता खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती है, जिससे निम्न आय समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा कथन 1 कथन 2 की व्याख्या करता है। फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन 1 आपका गलत किंतु कथन 2 सही है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं परंतु यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कृषि उपज को अधिकतम करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा देना, सह सहायकी का कृषि सहायकी का विस्तार करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। फिर हम लोग चलते हैं निम्नलिखित अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्षा आधारित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जल जमाव एवं मृदा लवणता, भूजल पर अत्यधिक दोहन, अत्यधिक सिंचाई के माध्यम से जल की बर्बादी, आधुनिक सिंचाई तकनीकी को सीमित उपलब्धता। उपयुक्त में से कितने कथन भारतीय कृषि से में सिंचाई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। आपका जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी 5 ही ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसमें। फिर आपको बताया गया है अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण कृषि कार्यों के लिए श्रम की कमी खेती के मशीनीकरण के लिए एक मजबूत मामला बनाती है। कृषि उत्पादकता और दक्षता में कमी कृषि मशीनीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो केवल 1 जो है बिल्कुल इसमें सही होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सरकार रासायनिक उर्वरकों की खुदरा मूल्यों को निर्धारित करती है, न कि यह बाजार द्वारा संचालित होता है। अमोनिया यूरिया का एक घटक है जिसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। तेल रिफाइनरियों उत्पादकों उप उत्पाद के रूप में सल्फर जो कि फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए एक कच्चा माल है का उत्पादन नहीं कर सकती। इसका जो राइट आंसर है बताना है कितने ऑप्शन सही हैं।
तो इसमें जो आपका रहेगा केवल 2 ऑप्शन सही होंगे। फिर है निम्नलिखित कथनों में से कृषि विस्तार सेवाओं की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा करता है? किसानों द्वारा कृषि आदानों की सीधी खरीद, उर्वरक लागत पर सहायता प्रदान करने वाला एक सहकारी कार्यक्रम, किसानों को कृषि संबंधी नवीन जानकारियां प्रदान करने एवं प्रौद्योगिकी से परिचित कराने की प्रक्रिया, कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने की एक विधि। आपको बताना है इसमें कौन सा जो है कृषि विस्तार सेवाओं का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है किसानों को कृषि संबंधी नवीन जानकारियां प्रदान करना एवं प्रौद्योगिकी से परिचित कराने की प्रक्रिया जो है ये कृषि विस्तार योजना सेवाओं की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। फिर है जलवायु स्मार्ट सिटी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल की पैदावार को अधिकतम करना, खेती में प्रौद्योगिकी और मशीनरी के उपयोग को न्यूनीकृत करना, आधुनिक नवाचार के बिना पारंपरिक खेती के तरीके को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित और कम करते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक जो है यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर देख लेते हैं हम लोग। भारत में महिला किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुषों द्वारा गांवों से शहर की ओर प्रवासन की में वृद्धि के साथ कृषि में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। महिला किसानों के पास 10% से भी कम परिचालन भूमि का स्वामित्व है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है केवल एक ऑप्शन जो है ये सही होगा। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कृषि ऋण यानी एग्री क्रेडिट कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए स्वास्थ्य कारक है, मध्यस्थ कारक होगा। दूसरा है संस्थागत ऋण तक पहुंच किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाती है। आपको बताना है कि इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन एक दूसरे और कारण की व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही किंतु कथन दो गलत है, या कथन एक गलत किंतु कथन दो सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा ये कथन दो एक की सही व्याख्या नहीं है। हाल ही के में संपन्न 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिखर सम्मेलन के लिए चुना गया विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास एवं समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी था। ब्रिक्स सदस्य समूह में इंडोनेशिया, जापान और तुर्की जैसे कुछ नए सदस्यों को शामिल करने पर सहमत हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल एक कथन जो है ये सही है आपका, बाकी दूसरा जो है वो गलत है। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर पे क्या बताया गया है। तो 72 क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है कि सिक्का ढलाई मुनाफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्का ढलाई मुनाफा मुद्रा के अंकित मूल्य तथा उत्पादन लागत के बीच का अंतर है। यदि सिक्का ढलाई मुनाफा धनात्मक है तो सरकार को घाटा होगा। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कथन केवल एक जो है ये सही है। फिर अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों को धन का पुनर्वितरण करती है। बढ़ती मुद्रास्फीति सदैव बढ़ती समग्र मांग तथा उपभोक्ताओं के बीच उच्च क्रय क्षमता का संकेत देती है। इससे पारिश्रमिक के वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो जाती है जबकि उनके सांकेतिक मूल्य में कमी आती है। इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा केवल एक कथन जो है ये सही है। फिर पूछा गया है पूंजी खाता परिवर्तनीयता निम्नलिखित में से किसकी सर्वोत्तम व्याख्या करता है? यह किसी भी उद्देश्य के लिए देश के अंदर और बाहर पूंजी की अप्रतिबंधित और मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। यह रुपए को अन्य मुद्राओं के साथ स्वतंत्र विनिमय की अनुमति देता है। यह देश में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करते हुए पूंजी प्रवाह पर सख्त नियम लागू करता है। यह केवल सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं और पहलों के लिए पूंजी प्रवाह की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यह रुपए को अन्य मुद्राओं के साथ स्वतंत्र विनिमय की अनुमति देता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और उन पर कोई ब्याज नहीं लगता है। वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित वचन पत्र है और इसका उपयोग उच्च श्रेणी के कॉरपोरेट ऋणदाताओं द्वारा किया जाता है। फिर है कॉल मनी मार्केट इंटरबैंक मनी मार्केट है जहां से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए ऋण लिया जा सकता है। आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा केवल 2 कथन इसमें बिल्कुल सही हैं। फिर पूछा गया है गोल्डन हैंड कप निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करती है? किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए रॉयल्टी भुगतान,
किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवा से पहले नौकरी छोड़ने के लिए किया गया भुगतान, किसी कंपनी द्वारा नए कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दी गई बड़ी रकम, संतुलित बजट की दिशा में एक प्रयास। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए रॉयल्टी भुगतान जो होता है ये गोल्डन हैंडकप कहलाता है। फिर है लॉफर वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉफर वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। लॉफर थीम को ग्राफ में अंकन करने में से एक व्युत्क्रमित भू आकार का वक्र प्राप्त होता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन है केवल 2 जो है यह बिल्कुल सही रहेगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कंपनियां मूल्य स्वीकार करने वाली होती हैं। एक क्रेता बाजार मोनोप्रश्नी एक ऐसा बाजार है जिसमें मूल्यों को नीचे लाने के लिए एकल खरीदार के पास मांग का महत्वपूर्ण भाग होता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA अविकसित देशों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD ने मध्यम आय वाले देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना तो 1 ना तो 2 दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे फोर्टालेजा घोषणा पत्र द्वारा बनाया गया था। इसमें केवल 5 ब्रिक्स देश ही बैंक के लिए भागीदार हो सकते हैं। इसमें $100 अरब के अनुषंगी आरक्षित निधि की व्यवस्था की गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है केवल 2 कथन जो हैं इसमें सही हैं। फिर है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए AIIB वित्त पोषण का सबसे बड़ा लाभार्थी है। भारत इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है। फिर पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के में संपन्न मत्स्य पालन सहायकी पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझौते के तहत तटीय शिपिंग के माध्यम के लिए प्रदान की जाने वाली सहायकी निषिद्ध है। इसने अवैध, अनुसूचित और अनियमित यानी IUU मत्स्य ग्रहण के लिए सहायकी प्रदान करने पर रोक लगा दी है। आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दोहरे तुलन पत्र की समस्या को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करती है। इसमें पहला ऑप्शन बताया गया वित्तीय संकट, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था का बैंकिंग क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों में ही ऋण के उच्च स्तर के कारण तनाव में होते हैं। कॉरपोरेट तुलन पत्र का मुद्दा, जिसमें किसी कंपनी की संपत्ति और देनदारी में कुप्रबंधन होता है, वह स्थिति जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य में काफी वृद्धि हो जाती है। वित्तीय स्थिति, जिसमें सरकार के पास अदायगी संतुलन का संकट है और अर्थव्यवस्था भारी मुद्रास्फीति का सामना कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्तीय संकट, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था का बैंकिंग स्तर क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र दोनों ही ऋण के उच्च स्तर के कारण तनाव में होते हैं। फिर है नैनो मिसाइल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग मुख्य रूप से झिल्ली प्रोटीन के विलयन के रूप में किया जाता है। वे आमतौर पर पृष्ठ सक्रिय अणुओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। वे उभयरागी होते हैं, अर्थात इसका बाह्य आवरण जल विरागी और आंतरिक भाग जल रागी होता है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 1 और 2 कथन सही है। फिर पूछा गया है कृषि रसायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कीटनाशकों को कीटनाशी अधिनियम 1968 के माध्यम से विनियमित किया जाता है। उर्वरक निर्माताओं को सरकार के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर उत्पाद बेचना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे कि क्या बताया गया है। हमारा जो 86 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बताया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीनोम एक जीव के DNA का संपूर्ण समुच्चय होता है। सर्वजीनोम एक प्रजाति के भीतर जीन के संपूर्ण समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। किसी प्रजाति के मूल जीनोम में सभी उपभेदों द्वारा साझा किए गए जीन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी तीनों इसमें सही हैं। फिर निम्नलिखित स्तर पर विचार कीजिए। UN प्लास्टिक
कलेक्टिव यानी यूपीसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भारत और विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। दूसरा ऑप्शन है संगठन हमारे ग्रह के पारिस्थितिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्लास्टिक जनित दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है। आपको बताना है कितने कथन इसमें सही हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है निम्न पर विचार कीजिए। विसंक्रामी को सीवेज सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण यानी अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। प्रतिरोधियों का विरोध प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं बहुत उच्च तापमान और भारी गुरुत्वाकर्षण दाब पर होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर परमाणु में अस्थिर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से नाभिकीय विखंडन होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2, दोनों ही गलत हैं। फिर पूछा गया है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी SCNT तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक क्लोनिंग तकनीकी है जिसका उपयोग आनुवांशिक रूप से समान जीव बनाने के लिए किया जाता है। कायिक कोशिका का केंद्रक एक अंडाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है जिसका केंद्र SCNT के दौरान अलग कर दिया जाता है। फिर है इसका उपयोग मुख्य रूप से जानवरों की क्लोनिंग के लिए किया जाता है और यह किसी भी चिकित्सा या चिकित्सीय अनुप्रयोगों से कार्यान्वित नहीं है। फिर है डाली भेड़ पहला क्लोनिंग स्तनपायी SCNT तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया था। इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है केवल 3 कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं। फिर है रेडी टू यूज उपचारात्मक भोजन रफ्ट यानी RUTF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वयस्कों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नियमित आहार में उपयोग किया जाने वाला एक निवारण पोषक पूरक है। यह विशेष खाद्य उत्पाद है जिसे मुख्य रूप से बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण के उपचार के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह आमतौर पर चूर्ण पाउडर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जिसे उपयोग से पहले पानी या दूध के साथ पुनर्गठित करने की आवश्यकता होती है। मूंगफली आधारित RUTF यानी रोट कुपोषण के उपचार के लिए चिकित्सीय भोजन के तौर पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रभावी रूप है। आपको बताना है इसमें कितने कथन सही हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 जो हैं इसमें बिल्कुल सही रहेंगे। हम लोग देख लेते हैं 92 क्वेश्चन पे आगे क्या बताया गया है। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। उसमें बताया गया है जैव संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पशु जानकारी देने के लिए स्वर और स्पर्श संकेतों सहित विभिन्न संवेदी माध्यमों का उपयोग करते हैं। यह पूरी तरह से एक मानवीय घटना है जिसमें जटिल भाषा और लिखित संचार शामिल होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 जो है वो बिल्कुल सही है। फिर पूछा गया है निम्न पर विचार कीजिए। आभासी वास्तविकता, गेमिंग, टेलीमेडिसिन, अंतरिक्ष अन्वेषण और वित्त सेवाएं। आपको बताना है इसमें से कितने मेटावर्स के अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मेटावर्स का अनुप्रयोग सभी चारों के द्वारा किया जा सकता है। कोविड-19 वायरस के नैदानिक परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आणविक परीक्षण वायरस की आनुवांशिक सामग्री का पता लगाते हैं और अत्यधिक सटीक माने जाते हैं लेकिन परिणाम देने में अधिक समय लग सकता है। प्रतिजन परीक्षण किसी व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजनों की उपस्थिति की पहचान करते हैं जो निदान का एक त्वरित और कुशल साधन प्रदान करते हैं। आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन है केवल कथन 1 जो है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्सेब वेब एक ऐसी वेबसाइटें और वेब पेज शामिल होते हैं जो सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित होते हैं तथा आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। दूसरा है डार्क वेब में एक ऐसी सामग्री शामिल है जो सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं है और इसके लिए विशिष्ट पहुंच विधियों की आवश्यकता हो सकती है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें जो है 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्माण उद्योग में नैनो कणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। संवाहक से संबंधित नैनो कण बड़े पैमाने पर सामग्रियों की तुलना में स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें जो है ना तो 1 और ना तो 2 दोनों ही कथन गलत हैं। फिर बताया गया है जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का उपयोग मुख्य रूप से जीनोम के भीतर एक जीन की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी एनजेसी एक प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीकी है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट यानी जीआईपी भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाली बीमारियों की प्रकृति को समझने में सहायता के लिए एक जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। उपयुक्त में से कितने कथन, कौन कौन से कथन सही हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल सही है। फिर हम लोग देख लेते हैं 98 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एज कंप्यूटिंग का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह स्रोत के निकट डेटा को संसाधित करने के लिए क्वांटम सिद्धांतों पर निर्भर करता है। इसमें दूरस्थ डेटा केंद्रों में केंद्रीकृत डेटा प्रसंस्करण शामिल है। यह कम विलंबता के लिए डेटा प्रसंस्करण को उपकरणों या डेटा स्रोतों के करीब लाता है। यह मुख्य रूप से क्लाउड आधारित डेटा संग्रहण पर निर्भर करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसका राइट ऑप्शन जो है यह कम विलंबता के लिए डेटा प्रसंस्करण को उपकरणों या डेटा स्रोतों के करीब लाता है। 99 क्वेश्चन नंबर है, निम्न पर विचार कीजिए। शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी, एकल स्पर्श अंतरण, डेटा के बड़े पेलोड का साझाकरण, उपकरणों का हस्तचालित युग्मन। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी तकनीकी की विशेषताएं हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है केवल 2 जो हैं ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। चिकित्सा उपकरणों को निष्क्रिय करना, चिकित्सा में अनुरेखक के रूप में उपयोग करना, रेडियोथेरेपी और संचार। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने अनुप्रयोग गामा किरणों द्वारा किए जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 जो है हम गामा किरणों के द्वारा कर सकते हैं। गाइस ये हमारा जो है दृष्टि का जनरल स्टडीज का टेस्ट नंबर 9 था, जिसको आज हम लोगों ने पूरा देखा है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें तथा एक कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि हमें और क्या सुधार करना है टेस्ट में, कैसे हमें आगे एक्सप्लेन करना चाहिए। और आप एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। वॉच द वीडियो।